नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। लोखंडे प्रशांत सीताराम होंगे सीबीएसई के नए चेयरमैन। पुराने अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को हटाने के बाद हुई नई नियुक्ति। ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का भी गठन। कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद के यूनियन रूम की अलमारी से मिला भारी मात्रा में कैश। 2 सूटकेस में बंद 500 रुपए के नोटों की गड्डियों को खा चुकी थी दीमक। जांच में जुटी पुलिस। सुरेंद्रनाथ कॉलेज की घटना। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद अंदरूनी संकट से घिरी तृणमूल कांग्रेस। टीएमसी में टूट की आहट के बीच ममता बनर्जी ने किया धरना प्रदर्शन। पार्टी से निलंबित नेताओं का दावा, खतरे में पार्टी का सिंबल। नई दिल्ली में अमित शाह से मिले नेपाल के सत्ताधारी दल के अध्यक्ष रवि मिछाने। डेलीगेशन ने जताई द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता। आपसी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर जोर। और भारत दौरे पर दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति माशातीले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से की मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से की वार्ता। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। केंद्र सरकार ने सीबीएसई में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को बोर्ड का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। वहीं भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वरुण भारद्वाज को सीबीएसई का नया सचिव बनाया गया है। वर्ष 2001 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी प्रशांत सीताराम फिलहाल गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। उन्हें राहुल सिंह की जगह सीबीएसई की कमान सौंपी गई है। राहुल सिंह को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं सीबीएसई सचिव हिमांशु गुप्ता को प्रशासनिक आधार पर समय पूर्व उनके मूल कैडर गृह मंत्रालय में वापस भेज दिया गया है। 2008 बैच के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी वरुण भारद्वाज वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में निदेशक हैं। उन्हें हिमांशु गुप्ता के स्थान पर सीबीएसई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ी संख्या में छात्र अपने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस बीच बोर्ड ने जानकारी दी है कि पोर्टल को साइबर हमलों का भी सामना करना पड़ा। बोर्ड के मुताबिक सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार साइबर अटैक की भी कोशिश हुई। सबसे हालिया साइबर हमले में महज 2 मिनट के भीतर पोर्टल पर करीब 15 लाख हिट्स दर्ज किए गए। इसके अलावा 1 लाख से अधिक बार अनाधिकृत तरीके से फाइल्स तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई। सीबीएसई के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे तक 16,000 से अधिक छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है। पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है। सीबीएसई के अनुसार छात्रों के फीडबैक के आधार पर पोर्टल में और सुधार किया गया है ताकि छात्रों की असुविधा को दूर किया जा सके। देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। परीक्षा मूल्यांकन से जुड़ी व्यवस्थाओं में जो बात सामने आई है उसमें शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद प्रक्रिया अब पूरी तरह से जांच के दायरे में होगी। केंद्र सरकार ने इस खरीद प्रक्रिया की गहन पड़ताल के लिए एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान करेंगी। इस जांच समिति को व्यापक अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत यह समिति जांच को पूरी निष्पक्षता से आगे बढ़ाने के लिए अन्य सरकारी विभागों से भी आवश्यक सहयोग ले सकेगी। समिति को अपनी जांच पूरी कर 1 महीने के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी को सौंपनी होगी। 1 महीने के भीतर आने वाली इस रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में कुछ और बड़े प्रशासनिक कदम देखने को मिल सकते हैं।
इस बीच सीबीएसई ने उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल मंगलवार से शुरू किया। सीबीएसई के मुताबिक मंगलवार दोपहर 3 बजे तक 16,000 से अधिक छात्रों ने उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया है। बोर्ड के मुताबिक पोर्टल को साइबर हमलों का भी सामना करना पड़ा। बोर्ड के मुताबिक सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर असामाजिक तत्वों द्वारा कई बार साइबर अटैक की भी कोशिश हुई, लेकिन पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है। सीबीएसई के अनुसार छात्रों के फीडबैक के आधार पर पोर्टल में और सुधार किया गया है ताकि छात्रों की असुविधा को दूर किया जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों को शपथ दिलाई। इसके साथ ही अदालत में जजों की संख्या बढ़कर 37 हो गई है। वरिष्ठ वकील वेंकिता सुब्रमणी मोहना सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली देश की दूसरी महिला है। देश की न्यायपालिका के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। सर्वोच्च न्यायालय में 5 नए न्यायाधीशों ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस नए विस्तार के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या अब बढ़कर 37 हो गई है, जो शीर्ष अदालत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने न्यायालय परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले न्यायाधीशों में वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना, न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली शामिल हैं। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मशविरा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। माना जा रहा है कि न्यायिक क्षेत्र में लंबा और समृद्ध अनुभव रखने वाले इन जजों के आने से न्याय प्रक्रिया को और गति मिलेगी। जस्टिस शील नागू ने मई 2011 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अपने सफर की शुरुआत की थी, तो वहीं जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने झारखंड से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट तक अपनी सेवाएं दी हैं। इनके साथ ही दिल्ली और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का लंबा अनुभव रखने वाले जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस अरुण पल्ली भी अब देश की सबसे बड़ी अदालत का हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना सुप्रीम कोर्ट में कई बड़े संवैधानिक और सिविल मामलों की पैरवी कर चुके हैं। अब बतौर न्यायाधीश अपनी सेवाएं देंगी। 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से न सिर्फ अदालत की कार्यक्षमता और ताकत बढ़ी है, बल्कि देश के आम नागरिकों को त्वरित न्याय मिलने की उम्मीदें भी और मजबूत हुई हैं। आज का यह शपथ ग्रहण समारोह देश की लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था में एक नए सवेरे का प्रतीक बनकर उभरा है। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2 गुटों में बंट सकती है। एक तरफ दीदी का टेंशन बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर पार्टी टूट की कगार पर आ खड़ी हुई है। पार्टी से निष्कासित रिजू दत्ता ने बगावत की हुई है। बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम पल पल पर बदल रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर टीएमसी में टकराव किस हद तक बढ़ चुका है और पार्टी टूट की दहलीज पर कैसे पहुंची। क्या टीएमसी में होने वाली है बड़ी बगावत? क्या बंगाल में टूट जाएगी दीदी की पार्टी? दीदी की धरने के जरिए धमक की कोशिश। पश्चिम बंगाल की सत्ता में बदलाव के 1 महीने भी नहीं पूरे हुए कि ममता बनर्जी की पार्टी ही संकट में नजर आ रही है। टीएमसी में आए दिन टकराव ने दीदी के सिरदर्द को न सिर्फ बढ़ाने का काम किया, बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति के दम पर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने वाली दीदी अब सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। बंगाल में दीदी के सियासी तिलिस्म को तोड़ भाजपा का जो पहिया तेजी से घुमा है, उसने सूबे में सनातन के सूरज को बुलंदियों पर चमका दिया। भाजपा को बंगाल की जनता का आशीर्वाद मिला और शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, तो टीएमसी में सालों से दबा घर का क्लेश न सिर्फ सड़कों तक आ गया, बल्कि पार्टी में ही एक दूसरे पर विरोधियों ने तलवारें भी तान ली। कभी पार्टी के रहनुमा रहे नेता खुलकर ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द विनिंग एमएलएस लेजिस्लेटर्स, ये लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के असली तृणमूल कांग्रेस बोल के एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ये लोग ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे हैं और आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के ऊपर भी क्लेम करना चाहते हैं। आईपैक पार्टी चला रही थी, आईपैक पैसा लेकर टिकट बांट रही थी, विधानसभा का, पंचायत का, जिला परिषद का, ब्लॉक सभापति का, बट उसके ऊपर कोई रोक नहीं था।
अभिषेक बनर्जी और टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद से बंगाल का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। टीएमसी की घर की लड़ाई न सिर्फ चौराहे पर आन खड़ी हुई, बल्कि पार्टी के अंदर विरोधियों के सुर भी तेज होने लगे। अभिषेक बनर्जी पर जनता का गुस्सा अंडों के रूप में फूटा और किसी भी पार्टी नेता ने समर्थन में आकर कोई बयान नहीं दिया, तो गुस्से में तिलमिलाई दीदी ने धरने के जरिए राज्य की राजनीति में धमक बचाने के लिए जंगे ऐलान कर दिया। আর যারা আজকে গদ্দারি করছে তৃণমূলটাকে ভাঙবার জন্য, আমি বলি ঈশ্বর আল্লাহ তেরে নাম सबको सुमति दे भगवान। इसी बीच साइन कंट्रोवर्सी ने भी टीएमसी की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया। हस्ताक्षर केस में 2 विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपान साहा को निकाले जाने के बाद तो मानो घर में सियासी भूचाल ही आ गया। कथित हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पूछताछ के लिए दूसरा नोटिस देने के लिए सीआईडी के अधिकारी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने तबीयत ठीक न होने का हवाला देते हुए पेश होने के लिए 15 दिनों का समय मांगा, लेकिन उन्हें 8 जून को तलब किया गया है। बंगाल की सियासत की खाटी नेता माने जाने वाली ममता बनर्जी ने पार्टी को खंड खंड होने से बचाने के लिए सड़क पर उतरकर विरोधियों के खिलाफ मोर्चा खोलने की रणनीति की चाल चली। दीदी बखूबी जानती हैं कि घर में दरार आ चुकी है, सत्ता हाथ से गई, अब पार्टी टूट की कगार पर दिख रही है। ऐसे में दीदी अब एक बार फिर सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। बंगाल की सत्ता के शीर्ष पर पहुंची भाजपा ने भी लगे हाथ ममता बनर्जी और टीएमसी को करारा जवाब दिया। 4 तारीख के बाद से ही तृणमूल जो है अभी ना के बराबर है। काम ही ऐसा किया है, जनता अभी नहीं चाह रहा है कि तृणमूल वाले कहीं देखे, क्योंकि पिछले 15 सालों में कोई अच्छा कर्म किया होता तो आज यह नहीं होता। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद ही 29 लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, 80 विधायक होने के बावजूद भी कोई भी नहीं है। अब ममता बनर्जी भी अकेला घूम रहे हैं, जनता का आक्रोश देख रहे हैं। ये सच है कि चुनावी हार के बाद अब टीएमसी नेता जनता का विश्वास खो चुके हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि घुसपैठियों के रहनुमा टीएमसी वालों की दादागिरी अब नहीं चलने वाली और विकास की योजनाएं धरातल पर उतरने लगी हैं। आने वाले वक्त में टीएमसी में मचे गदर की कहानी आपको बार बार सुनाई देगा। बहरहाल टीएमसी की कहानी किस मोड़ पर खत्म होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप भी टीएमसी में उठे धुएं के गुबार को देखिए। सौरभ दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के भीतर कथित असंतोष और आंतरिक मतभेदों की चर्चाओं के बीच पार्टी से निष्कासित नेता रिजू दत्ता ने बड़ा दावा किया है। टीएमसी में उभर रहे विवाद और संगठन के भीतर की स्थिति को लेकर डीडी न्यूज संवाददाता सौरभ दत्ता ने तृणमूल के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं निलंबित टीएमसी नेता ने क्या कहा। टूट रहा है तृणमूल, दिख रहा है बगावत। बंगाल में भी क्या देखने को मिलेगा महाराष्ट्र मॉडल? इस सवाल को लेकर जिनके जवाब सारा बंगाल सुनना चाहता है, सारा देश सुनना चाहता है, रिजू दत्त भूतपूर्व एआईटी से प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डीडी न्यूज़ में आपको स्वागत। ये जो महाराष्ट्र मॉडल कहा जा रहा है, ये कितना सच है? मैंने कल ब्रेकिंग न्यूज़ दिया था, बट आपको भी तो पता है ये सच है। अभी तो मैंने सुना कि ऋतव्रत जी ने खुद बोला है कि उनके साथ 52 एमएलए का संपर्क है, चाहे तो वो फ्लोट टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ये तो सच प्रमाणित हो गया। ये 52 एमएलए कौन है? ये ऋतव्रत जानते हैं। एक 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द विनिंग एमएलए लेजिस्लेटर्स, ये लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के असली तृणमूल कांग्रेस बोल के एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ये लोग ऋतव्रत बंदोपाध्याय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे हैं और आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के ऊपर भी क्लेम करना चाहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल बंगाल में हो रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी एक ऐसा शख्स है, अगर जो एक बुलावा देते हैं तो सारे लोग वहाँ पर जमायत होते थे। क्या वो अब स्थिति नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, ममता बनर्जी ही तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी जी आज धरने पे गई हैं, वहाँ पर कुछ लोग हैं, भीड़ हुआ है। पर अगर यही दीदी 6 तारीख को रास्ते पे उतरते, 6 मई को, तो आज लाखों की भीड़ होती वहाँ पर। इनका सबका गुस्सा, अगर आप जाके बात कीजिए तो इनका सबका गुस्सा आईपैक के ऊपर है और अभिषेक बनर्जी के ऊपर। अगर अभिषेक बनर्जी हट जाते हैं तो क्या तृणमूल बच जाएगा? अब ये जो रेबल विधायक हैं, इनका तो यही बोलने का मतलब है। तो कहा जा रहा है कि तृणमूल को बीजेपी
तोड़ रहा है, ये सही? गलत बात है। बीजेपी क्यों तोड़ने जाएगा? बीजेपी के पास तो खुद का 2/3 मेजोरिटी है, तो बीजेपी के ऊपर हमेशा हर कुछ भी हो जाए बीजेपी के ऊपर डाल दो, ये सब फालतू बातें। एक नया सरकार आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उम्र अभी 1 महीना नहीं हुआ है, थोड़ा काम करने दीजिए, पहले से उनके ऊपर ये कर रहे हैं। असली तृणमूल ममता बनर्जी के छवि के बिना संभव है? संभव असंभव समय बताएगा, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, बट मैं इतना आपके चैनल पे बोलूँगा, तृणमूल कांग्रेस वो ममता बनर्जी ही है। कोई 2/3 मेजॉरिटी लेके असली तृणमूल बन सकता है, इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट करके सिंबल भी छीन ले सकता है। ये 52 विधा का स्टैंड जायज है? अब देखिए, राजनीति है, हर चीज़ जायज़ है, राजनीति में तो साम दाम दंड भेद सभी चलता है। बट मैं इतना बता दूं, ये जो 52 विधायक है, ये शायद डिफेक्ट करेंगे, अपना नया असली तृणमूल बनाएंगे, ये शायद क्या कहते हैं, सिंबल के ऊपर भी स्टेक लगाएंगे। बट हमेशा इनको ये भी याद रहेगा कि ये विधायक बने हैं ममता बनर्जी की वजह से। लोगों ने वोट दिया है इनको ऋतुव्रत बंदोपाध्याय देख के नहीं, ममता बनर्जी के कैंडिडेट को वोट दिया, ये तो सच बात है, इसको झुठला नहीं सकते आप। 52 तृणमूल विधायक ऐसे हैं जो अपना नया पार्टी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभिषेक बनर्जी से बैर है। अब देखना आगे ये होगा कि ममता बनर्जी इस परिस्थिति को कैसे संभालती है। कैमरा पर्सन शुभजीत पाल चौधरी के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के सियालदह इलाके में स्थित सुरेंद्रनाथ कॉलेज में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सुरेंद्रनाथ कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद के यूनियन रूम से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। हैरानी की बात यह है कि 2 सूटकेस में बंद करके रखे गए 500 रुपए के नोटों को दीमक ने बुरी तरह से खा लिया था। कोलकाता नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा अलमारी की सफाई के दौरान जब दोनों सूटकेस खोले गए तो सफाई कर्मी हैरान रह गए। यूनियन रूम में भारी मात्रा में नकदी होने की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नोटों से भरे सूटकेस को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कॉलेज के यूनियन रूम में इतनी बड़ी रकम कहां से आई और इसे यहां किस मकसद से छिपा कर रखा गया था। सुरेंद्रनाथ कॉलेज के प्रधानाध्यापक से पूछने पर उन्होंने बताया कि 2 लोगों के अंडर ये कमरा था और हम जांच कर रहे हैं कि ये पैसा कहां से आया। As per direction of the Calcutta Municipal Corporation, we have cleaned the corridor. At the time of cleaning, our doubt creates, and we have broken the lock and found that 2 suitcases and full of damaged Indian currency. Mr. Paritosh Datto and Sri Devashish Banerjee control the rooms, and they have holds the keys, all keys. We have not possesses. Datto is the contractor, who is the owner of Datto Enterprise, and Devashish Banerjee is the government nominee of the governing body. They are the powerful person of this college premises. सुरेंद्रनाथ कॉलेज में जहां से जले हुए नोटों के सूटकेस मिले, वहां हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता ने लोगों से बात की और पैसे की पूरी जानकारी ली। यह है शियालदह का सुरेंद्रनाथ कॉलेज, और जिस सुरेंद्रनाथ कॉलेज के यूनियन रूम से ऐसे भर भर कर नोटों का बंडल बरामद हुआ है, दीमक लगा हुआ नोटों का बंडल। ये नोटबंदी के पहले वाला बंडल नहीं है, ये सब 500 के नोट है। बार बार एकदम एक एक देख सकते हैं आप कैसे 500 के नोट है, एक एक 500 के नोट है। और पूरे ये 2 जो सूटकेस है, इस 2 सूटकेस में ये सारे बांडिल नोटों के जो बांडिल है ये यहाँ पर था। कैसे ये सब बरामद हुआ? आज सुबह कॉरपोरेशन के स्टाफ आए थे। ये जो यूनियन रूम है ये टीएमसी का यूनियन रूम है। हालांकि ये बता दूं कि बंगाल में किसी भी कॉलेज में छात्र इलेक्शन नहीं हुआ है, स्टूडेंट्स इलेक्शन नहीं हुआ है ममता बनर्जी की शासनकाल में। फिर भी ये जो यूनियन रूम था, इस यूनियन रूम के भीतर आप देखिए, ये एक यूनियन रूम है, लेकिन इसके भीतर आपको कॉरपोरेशन का ड्रम मिलेगा। यहाँ पे देखिए केएमसी का ड्रम मिलेगा। ये एक कॉलेज है, कॉलेज में कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ग्रीन सिटी का ड्रम, यहाँ पर भी और एक ड्रम। और ये जो पूरे जो जगह है, इस पूरे जगह में फर्नीचर रखे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रखे हुए हैं,
इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं और इन्हीं को साफ करने के लिए ये जो दो बाहर जो सूटकेस है, ये सूटकेस भी यहाँ पर बरामद हुए। और यहाँ पर किसका छवि है? अभिषेक बनर्जी का छवि है। अभिषेक बनर्जी इसमें किसका नाम लिखा है? ये बंगाली में लिखा है, लेकिन ये नाम भी दिलचस्प है, देबाशीष बनर्जी। देबाशीष बनर्जी, ये देबाशीष बनर्जी कौन है? ये यहाँ के तृणमूल के नेता है। और यहाँ पर अभिषेक बनर्जी की छवि है, ममता बनर्जी की छवि है, और उसी छवि के साथ साथ ये दिमक लगा हुआ नोटों का गड्ढा यहाँ पर बरामद हुआ। सवाल ये है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी टीएमसी ने नहीं छोड़ा। कैमरा पर्सन सुभजीत पाल चौधरी और पार्थो के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में नेपाल के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व वाले नेपाली प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। अमित शाह ने आरएसपी को चुनावी जीत पर बधाई दी और नई सरकार की सफलता के लिए भारत की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत नेपाल के विशेष और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और आपसी साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा पॉलस माशातिले ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। ये मुलाकात भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दोस्ताना संबंधों को और मजबूत करने के लिए हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मुलाकात पर कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशेष मित्रता है जो इतिहास और वर्तमान दोनों में गहरी है। दोनों देश मिलकर वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है और इसमें और भी तेजी लाने की जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा, लघु और मध्यम उद्यमों, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना चाहिए। इस तरह का सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा और आम लोगों तक इसका सकारात्मक असर पहुंचेगा। उपराष्ट्रपति माशातिले ने भी दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने की इच्छा जताई और कहा कि वो शिक्षा, व्यापार और तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इस मुलाकात ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों दोस्ताना और व्यावसायिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। दोनों देशों ने सहयोग और साझेदारी के नए अवसरों पर चर्चा की और भविष्य में इसे और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री पीटर काइल ने आज राजधानी दिल्ली में मुलाकात की। यह मुलाकात भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते को कार्यान्वित करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 6 दिवसीय भारत दौरे पर आए दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा पॉलस माशातिले ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका की मित्रता ऐतिहासिक होने के साथ साथ वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप भी है। दोनों देशों ने ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज को और ज्यादा प्रखर बनाने पर एकजुटता और सहमति जताई। उन्होंने प्रौद्योगिकी, फार्मा, ऊर्जा, एमएसएमई और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इससे पहले शिपोकोसा पॉलस माशातिले ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मुलाकात की। शिपोकोसा पॉलस माशातिले के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दोनों देशों के बीच समन्वय को और मजबूत बनाने पर भी सहमति बनी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी शिपोकोसा पॉलस माशातिले की मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, डिजिटल और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नई संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समन्वय बढ़ाने और अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा पॉलस माशातिले ने कहा कि भारत दौरे का पहला चरण बेहद सफल रहा। इससे दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिली है। नई दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से हुई मुलाकातों में व्यापार, निवेश,
कौशल विकास और बुनियादी ढांचे पर व्यापक चर्चा हुई। मशतीले ने बताया कि भारतीय उद्योग जगत ने स्वच्छ ऊर्जा, फार्मा, आईसीटी और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका में निवेश बढ़ाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करते हुए ब्रिक्स, G20 और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर सहयोग को और आगे बढ़ाएंगे। Reaffirmed our historic common bond of cooperation and friendship between South Africa and India, and the deep cooperation in the area of trade diversification, investment promotions, skills development, and multilateral cooperation in such areas as BRICS, IPSA, the G20, and the United Nations. Our engagements have also sought to align our cooperation with Africa's Agenda 2063 and India's Viksit Bharat 2047 vision. जर्मनी ने भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए जर्मन हवाई अड्डों पर ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब भारतीय नागरिकों को किसी तीसरे देश की यात्रा के दौरान जर्मनी में ट्रांजिट के लिए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं होगी। नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार यह फैसला 2 जून 2026 को जर्मनी के संघीय राजपत्र फेडरल लॉ गैजेट में अधिसूचित किया गया और 3 जून 2026 से ये प्रभावी होगा। दूतावास ने कहा कि यह कदम जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की इस वर्ष जनवरी में हुई भारत यात्रा के दौरान हुए निर्णयों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य लोगों की आवाजाही को आसान बनाना और भारत जर्मनी के आर्थिक और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी एयर टू सरफेस मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया, जिसमें मिसाइल ने सभी निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए अपने सभी प्रमुख सबसिस्टम की क्षमता साबित की। रुद्रम 2 एक स्वदेशी स्टैंड ऑफ प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है, जिसे दुश्मन के रडार, एयर डिफेंस सिस्टम, कमांड सेंटर और अन्य उच्च मूल्य वाले जमीनी ठिकानों को लंबी दूरी से निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह मिसाइल लड़ाकू विमान को दुश्मन के वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किए बिना हमला करने की क्षमता देती है। रुद्रम 2 DRDO की रुद्रम श्रृंखला का उन्नत संस्करण है। इसकी मारक क्षमता रुद्रम 1 से अधिक है और यह विभिन्न प्रकार के स्थिर तथा गतिशील लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। यह भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी की सटीक हमले की क्षमता को और मजबूत करेगी। यह परीक्षण रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को एक और बड़ी सफलता मिली है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू स्थित अंबेसरी गांव में 417 मीटर लंबी MT-07 सुरंग की खुदाई पूरी हो गई है। पिछले 5 महीनों में यह तीसरी सुरंग है जिसका निर्माण पूरा हुआ है। इससे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण कार्य को नई गति मिली है। इस उपलब्धि पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुरंग निर्माण का वीडियो साझा किया। साथ ही उन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए निर्माण कार्य में जुटी टीमों की सराहना भी की। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार इस उपलब्धि के साथ वापी और बोईसर के बीच की तीनों पर्वतीय सुरंगों का निर्माण पूरा हो गया है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बनने वाली 508 किलोमीटर लंबी बुलेट ट्रेन परियोजना भारत की पहली और एकमात्र हाई स्पीड रेल परियोजना है। इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। यह कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई जैसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ेगा। NHSRCL अधिकारियों के मुताबिक एक बार पूरा हो जाने पर यह प्रोजेक्ट मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को घटाकर सिर्फ 1 घंटा 58 मिनट कर देगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मामले में मृतक की बेटी को सिर्फ इसलिए अयोग्य नहीं माना जा सकता कि वो शादीशुदा है। कोर्ट ने कहा कि अगर विवाहित बेटी डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट और परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों की तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दाखिल कर देती है तो वो भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी या अन्य लाभ की हकदार है।
मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी का है, जहां सरकारी राशन की दुकान चलाने वाली महिला की मौत के बाद प्रशासन ने लाइसेंस विवाहित बेटी के नाम ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया था। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस तथ्य की अनदेखी की कि शादी के बाद भी बेटी उसी गांव में रहते हुए काम में अपनी मां की मदद और अपनी दिव्यांग बहनों की देखरेख करती थी। मां की मौत के बाद याचिकाकर्ता ही अपनी बहनों की देखभाल कर रही है, जिसमें एक दृष्टिबाधित भी है। ऐसे में सिर्फ शादीशुदा होने के चलते उसे अनुकंपा के तहत लाइसेंस से महरूम नहीं किया जा सकता। 30 मई को आयोजित CUET UG परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों के लिए NTA ने 6 और 7 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। बता दें कि तकनीकी समस्याओं की वजह से 3,765 छात्र परीक्षा से वंचित रह गए थे। प्रभावित छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, जिन्हें वो NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में मंगलवार को महाराष्ट्र परिवहन निगम की 2 बसों के बीच भीषण टक्कर से 7 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि 38 लोग घायल हो गए। हादसा बारदोली के उवा गांव के पास उस समय हुआ जब एक पलटे हुए टैंकर से बचने की कोशिश में महाराष्ट्र सरकार की एक बस के चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया। नियंत्रण खोने के बाद बस डिवाइडर पार कर विपरीत दिशा में चली गई। सामने से आ रही महाराष्ट्र परिवहन की दूसरी बस से टकरा गई। टक्कर के बाद एक बस में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग, पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के बाद घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। की तरफ नेशनल हाईवे 56 पर महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन की 2 पैसेंजर बसों के बीच में एक टक्कर हुई थी। उसके परिणाम स्वरूप एक बस में आग लग गई थी और दूसरी बस में जो वैसे हुए पैसेंजर हैं वो घायल हुए थे। तो इस पूरी दुर्घटना में अभी तक 7 लोगों की मृत्यु हुई है और 38 लोग घायल हुए हैं। जो घायल लोग हैं उनको बारडोली के अलग अलग अस्पतालों में चिकित्सा के लिए भर्ती करवाया गया है। गुजरात के सूरत जिले में हुए दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट पर लिखा, गुजरात के सूरत जिले में हुई दुर्घटना के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। बचाव कार्य जारी है और अधिकारी दुर्घटना स्थल पर हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। PMNRF की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मिशन स्नेहजोरी की शुरुआत की। 3 साल की अवधि में 411 करोड़ रुपए के निवेश से समर्थित इस पहल का उद्देश्य असम के प्रसिद्ध मूगा रेशम क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और उच्च मूल्य वाले लग्जरी टेक्सटाइल इकोसिस्टम में बदलना है। मिशन के तहत मूगा रेशम की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जाएगा, जिसमें रेशम की खेती, बीज उत्पादन, बुनाई, ब्रांडिंग, निर्यात और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक सुनहरा रेशम माने जाने वाला मूगा सिल्क असम के करीब 2.6 लाख बुनकर और रेशम उत्पादक परिवारों की आजीविका से जुड़ा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर पूर्वोत्तर के विजन को आगे बढ़ाते हुए असम को प्रीमियम मूगा सिल्क और लग्जरी टेक्सटाइल का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगा। मिशन स्नेहजोरी की शुरुआत की 411 करोड़ का ये मिशन है, जिसके आधार पर 2,60,000 हमारे बुनकर और रेयरर्स, सिल्कवर्म के रेयरर्स को एक नया प्रगति और विकास का रास्ता की शुरुआत हमने आज की है। इस योजना के तहत 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। संपूर्ण वैल्यू चेन के हर भाग को हम लोग एक नई गति देने के लिए संकल्पित हैं। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री ने मिशन स्नेहजोरी की सराहना करते हुए इसे राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि मूगा सिल्क असम की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है और यह मिशन इस विरासत को नई वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
Assam silk tradition is among the oldest and most glorious in India. For centuries, it has occupied a place of pride in our social, cultural, and economic life. References to Assam silk heritage can be found in our Buronjis, ancient literature, and the oral tradition that have shaped Assamese society. सरकार द्वारा चलाए जा रहे खेत बचाओ अभियान के तहत वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने काजीचक गांव में किसानों के साथ एक बैठक कर कैसे खेतों को उर्वरक बनाएं और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इसको लेकर चर्चा की। इस कार्यक्रम में सब्जी अनुसंधान संस्थान के निदेशक ने किसानों को, महिलाओं को जैविक खाद का वितरण किया, साथ ही खेत में जाकर छिड़काव का डेमो भी दिया। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री की सोच को हम खेत बचाओ अभियान के माध्यम से किसानों के बीच ले जा रहे हैं। खेत बचाओ अभियान, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारी जो मृदा की, मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, कम होती जा रही है, और हमारे इसका सीधा उपज, हमारे जो असर है उपज पे पड़ रहा है और हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहा है। कार्बनिक तत्व कम होते जा रहे हैं। उसके लिए हमने जैसे यहाँ बताया कि फसल विविधीकरण करना, माइक्रोबियल कंसोर्शिया का प्रयोग करना, जिसमें कि हमारी मिट्टी में जीवाणु या जो हमारे जो लाभदायक जीवाणु है वो उनकी संख्या बढ़े। हमारे ग्राम पंचायत का राजस्व गांव कादीचक में आज जो यह एक मीटिंग हुई है किसान भाइयों का, उसमें दवा वितरित किया गया और जिससे कि हमारे किसान भाइयों के खेत की मिट्टी उर्वरा शक्ति बना रहे, जो दवा वितरित की गई है, इससे हम लोग बहुत खुशहाल रहेंगे। और सबसे बड़ी प्रेरणा सभी किसान भाइयों को मिलेगा कि हम उपजाऊ कैसे बढ़ाएं, कैसे मिट्टी की शक्ति बनी रहे। इसके लिए मैं ये संस्थान द्वारा वैज्ञानिकों को मैं धन्यवाद देता हूं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर रही है। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज चला रहा है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। भारत का मध्यम वर्ग पिछले एक दशक में देश की आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। सरकार की नीतियों और सुधारों ने न सिर्फ टैक्स का बोझ कम किया, बल्कि बचत बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और जीवन को आसान बनाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। इनकम टैक्स में ऐतिहासिक राहत, आसान टैक्स व्यवस्था, जीएसटी सुधार, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार योजनाओं के जरिए मध्यम वर्ग को आर्थिक मजबूती देने की लगातार कोशिश की गई है। पिछले करीब 12 वर्षों में मध्यम वर्ग को न सिर्फ अनगिनत योजनाओं का लाभ मिला, बल्कि सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा और कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, यानी सीधे तौर पर अधिक बचत हो सकेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्रीय विकास के स्तंभ के रूप में मध्यम वर्ग पर अपना भरोसा रखा है। चाहे वह शून्य कर के लिए आय सीमा बढ़ाना हो, सरल कर व्यवस्था शुरू करना हो, या रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाना हो, या टीडीएस पर मिली छूट हो, या फिर जीएसटी सुधारों के जरिए मध्यम वर्ग का जीवन सुगम बनाना हो। मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी राहत इनकम टैक्स छूट के जरिए मिली, जिसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया, जो कि पहले 7 लाख रुपए थी। नए इनकम टैक्स रिजीम के तहत वेतन पाने वाले लोगों को मिलने वाली 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को मिला दिया जाए तो आम आदमी को अब 12,75,000 रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार 0 से 4 लाख रुपए की आय पर टैक्स 0 होगा, वहीं 4 से 8 लाख रुपए की आय पर 5%, 8 से 12 लाख रुपए की आय पर 10%,
12 से 16 लाख रुपए की आय पर 15%, 16 से 20 लाख रुपए की आय पर 20%, 20 से 24 लाख की आय पर 25% और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30% होगी। टैक्स पेयर्स को मिली बड़ी राहत से कितनी बचत होगी, आइए पहले ये भी जान लेते हैं। इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपए की आय पर 80,000 रुपए, 18 लाख रुपए की आय पर 70,000 रुपए, 20 लाख की आय पर 90,000 रुपए और 24 लाख रुपए की आय पर करीब 1,10,000 रुपए की बचत होगी। 11 वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2014-15 में लगभग 3.91 करोड़ ITR दाखिल किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़कर 9.19 करोड़ दर्ज किया गया। डिजिटल टैक्स प्रणाली को आसान फाइलिंग प्रक्रिया से करदाताओं की संख्या में तेज वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से देश के डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव किया गया। नया आयकर अधिनियम 2025 लागू होने के बाद 60 साल पुराने 1961 के कानून की उसने जगह ली, जिसमें नियमों, शब्दावली और टैक्स व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। नए सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह एक ही टैक्स ईयर होगा। इससे टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया आसान होने और लोगों को ज्यादा स्पष्टता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा में भी बदलाव किया गया है। इसके साथ ही किराए पर TDS की वार्षिक सीमा को 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया, जो कि पहले 50,000 रुपए थी। विदेश यात्रा पर TCS घटाकर 2% कर दिया गया है, जबकि शिक्षा और इलाज के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसे पर भी TCS कम किया गया है। इसके अलावा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे पर प्राप्त ब्याज को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया गया है। इसके साथ ही आम आदमी और मध्यम वर्ग को राहत देते हुए GST सुधारों के तहत कर प्रणाली को काफी सरल कर दिया गया है। साथ ही सरकार ने लेबर कोड के जरिए एक बड़ा सुधार किया है। इससे काम करने के 1 साल बाद भी ग्रेच्युटी का फायदा मिल सकेगा। साथ ही समान वेतन और गिग वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारत के गिग कार्यबल के 2024-25 में 1 करोड़ से बढ़कर 2029-30 तक 2.35 करोड़ होने का अनुमान है। वहीं रोजगार के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में रोजगार 2017-18 में 47.53 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गया, यानी 6 वर्षों में करीब 16.83 करोड़ नई नौकरियां सृजित हुई हैं। इसमें सरकार की अलग अलग योजनाओं की भूमिका काफी अहम रही है, जिसमें स्किल इंडिया, रोजगार मेला, PM विश्वकर्मा योजना, ITI उन्नयन योजना, रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शामिल हैं। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक कार्यबल में शामिल होने वाले लगभग 2/3 नए कर्मचारियों की आपूर्ति करेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जीवन को आसान बनाने की दिशा में मध्यम वर्ग आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के सुदूर कोंडापल्ली गांव में मंगलवार को उस समय एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन तिहार के तहत सीधे ग्रामीणों के बीच पहुंचे। करीब 4 दशक तक विकास और प्रशासन की मुख्य धारा से दूर रहे इस गांव में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन और आजीविका से जुड़े मुद्दों पर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया तथा अधिकारियों को सभी आवेदनों और शिकायतों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान विभिन्न हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र, जाति निवास प्रमाण पत्र, आवास योजना और श्रम कार्ड सहित कई योजनाओं का लाभ भी वितरित किया गया। दौरे का सबसे चर्चित क्षण तब रहा जब मुख्यमंत्री आत्मसमर्पित नक्सली दंपत्ति मासा तामो और जयमोती को किराना दुकान पर पहुंचे। उनकी किराना दुकान पर मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां से पानी की बोतल खरीदी। कभी नक्सलवाद के रास्ते पर रहे इस दंपत्ति ने पुनर्वास नीति के तहत मुख्यधारा में लौटकर स्वरोजगार अपनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और दूरस्थ क्षेत्रों में विकास और विश्वास की नई नींव रखना है। कभी नक्सल प्रभाव के लिए चर्चित कोंडापल्ली अब विकास की नई कहानी लिखता दिखाई दे रहा है। 40-50 साल से विकास से वंचित रहा नक्सलवाद के कारण। अब नक्सलवाद समाप्त हुआ है तो विकास
पर प्रारंभ हो गया है, तो रोड बनना शुरू हो गया है। बिजली भी यहाँ पर आ रही है, लोगों के घरों में बिजली भी पहुँच रही है। लोगों के पास राशन कार्ड भी है, अब राशन का दुकान भी यहाँ पर हो गया है। स्कूल भी यहाँ पर हैं, गुरुजी भी हैं, तो हर तरह का विकास यहाँ पर पहुँच रहा है। सऊदी अरब के मक्का और मदीना में पवित्र हज यात्रा संपन्न करने के बाद हाजियों का पहला जत्था मंगलवार को दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने हज प्रबंधन को लेकर संतोष जताते हुए कहा कि उन्होंने स्वयं सऊदी अरब जाकर तैयारियों की शुरुआत की थी। उन्होंने बताया कि इस साल हज की व्यवस्था बेहतर रही है और अधिकांश हज यात्री संतुष्ट हैं। खुद सऊदी अरब जा कर के इसका शुरुआत का इंतज़ाम पूरा करते हैं। मैंने जब MOU साइन किया उसी दिन से इंतज़ाम का भी शुरुआत हमने किया था और आज मैं खुश हूं कि हज का व्यवस्था अच्छा हुआ है। कुछ लोग बदनाम करने के लिए कोशिश कर सकते हैं एक वीडियो डाल करके, लेकिन वास्तविकता ये है कि सारा हाजियाँ लगभग सब खुश हैं और हज पूरा करके वापस आ रहे हैं। तो मैं जो पहला ग्रुप आज दिल्ली पहुंच रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए यहाँ दिल्ली हज कमेटी के चेयरपर्सन हमारे कौसर जहां जी और पूरे टीम ने अच्छा व्यवस्था किया है। उनके साथ हम यहाँ आए हैं और देश भर में जो हज कमेटी होते हैं और हमारा ऑफिशियल स्टाफ जितने भी है सब ने भी बहुत मेहनत किया है। म्यांमार के राष्ट्रपति का मुंबई आगमन पर महाराष्ट्र लोक भवन राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहीं। इस विशेष कार्यक्रम में राज्य के कई अन्य प्रमुख नेता और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष राम शिंदे, राज्य मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और प्रोटोकॉल मंत्री जय कुमार रावल मुख्य रूप से उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को जनजातीय समुदाय के लगभग 200 छात्रों से संवाद किया। ये छात्र जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी हैं। इस मौके पर शिक्षा के महत्व पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मेरे जीवन यात्रा में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को बिरसा लाइव्स इन न्यू भारत वीक के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय के लगभग 200 छात्रों से संवाद किया। ये छात्र जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं में उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय फेलोशिप और विदेश अध्ययन सहायता जैसे पहले शामिल हैं, जिनका लाभ देश भर के हजारों अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को मिल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय समुदाय के उत्थान पर जोर देते हुए कहा कि सरकार जनजातीय समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है। इस कार्यक्रम में छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने वाले ग्रामीण और जनजातीय समुदाय के छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस योजना से उच्च शिक्षा के लिए उन्हें न सिर्फ विदेश जाने का मौका मिला, बल्कि उनके जीवन में बड़ा बदलाव किया है। राष्ट्रपति जी, मैं आपको बिना किसी हिचकिचाहट के बताना चाहता हूं कि मैं आज जहां हूं वहां केवल मेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की उस अद्भुत NFST फेलोशिप का प्रतिफल है, जिसने मुझे जीवन की वह ऊंचाई दी जिसका मैंने कभी सपना भी नहीं देखा था। ये छात्रवृत्ति मेरे लिए सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं थी, मेरा आत्मविश्वास थी, ये मेरे सपनों की ताकत थी और इस संघर्ष को शक्ति देने वाली एक दिशा थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनजातीय छात्रों को प्रोत्साहित करना, शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण को बढ़ावा देना तथा छात्रवृत्ति योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को सामने लाना है। अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने लॉन्च के 2 वर्ष से भी कम समय में 1 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा पार कर लिया है।
नवंबर 2024 में शुरू हुए इस मंच को भारत के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। वेव्स ओटीटी पर वर्तमान में 24,000 से अधिक कंटेंट टाइटल्स, 15,000 घंटे से अधिक सामग्री, 140 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स और 200 से अधिक रेडियो सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा पीएम ई विद्या शैक्षणिक चैनल, योजना कुरुक्षेत्र और रोजगार समाचार के डिजिटल संस्करण, धार्मिक प्रसारण और प्रसार भारती के दुर्लभ अभिलेखीय कंटेंट भी मंच पर उपलब्ध है। मोबाइल, वेब और कनेक्टेड टीवी पर उपलब्ध ये प्लेटफॉर्म अब 130 से अधिक देशों तक पहुंच बना चुका है। प्रसार भारती के अनुसार ये उपलब्धि डिजिटल युग में सार्वजनिक सेवा मीडिया की बढ़ती प्रासंगिकता और स्वदेशी डिजिटल मंचों पर लोगों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। प्रसार भारती ने कहा कि वेव्स ओटीटी का अगला लक्ष्य मार्च 2027 तक 2 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना है। इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं, शिक्षा और सार्वजनिक हित से जुड़े कंटेंट के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा। फिट इंडिया एम्बेसडर और आईआरएस अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव द्वारा लिखित पुस्तक फिटनेस और भारत एट 2047 विमोचन, इस पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, ये सामाजिक आंदोलन है। विकसित भारत में फिटनेस की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम सभी को खुद के साथ अपने आसपास के लोगों को फिटनेस के लिए प्रेरित करना चाहिए। किताब के लेखक नरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि हम 2047 तक एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन एक विकसित राष्ट्र की नींव काफी हद तक एक स्वस्थ और फिट भारत पर निर्भर करती है। हमें शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी फोकस करना होगा। भारत को 2047 तक पूरी तरह से फिट बनाने के लिए स्वास्थ्य और जीवन शैली से जुड़ी कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों की आवश्यकता पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला गया है। में एक तरीके से जागरूक तो हो गया है, साइकिलिंग करना, ट्रैकिंग करना, तो एक तरीके से एडवेंचर स्पोर्ट्स और एडवेंचर एक्टिविटीज जो है इंडिया में अब एक तरीके से उसका जागरूकता आए हैं, अवेयरनेस अब आए हैं, लेकिन जितना आना चाहिए अभी भी नहीं आया। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ये किताब निकला है, ये किताब तक सीमित ना रहे, इसको हम इवेंट करें, इवेंट करके इसको और दूसरे जगह में भी ले जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने इस किताब में डिस्कस की है, हम लोग हमेशा मसल्स की बात करते हैं। मसल्स जो मानसिक मसल्स है, ज़्यादा आज के समय में उसकी मजबूती की हमें ज़्यादा ज़रूरत है बनिस्बत शारीरिक, क्योंकि अगर आप मन से मजबूत रहेंगे तो आप बेहतर अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं कर पाएंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रा के पहले चरण में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम पहुंचे हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या के कारण कुछ स्थानों पर व्यवस्थाएं बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन प्रशासन, मंदिर समितियों और धार्मिक संगठनों के समन्वित प्रयासों से यात्रा सुचारू और व्यवस्थित रूप से संचालित हुई और सभी संबंधित पक्षों के बेहतर सहयोग से यात्रा के दौरान उत्साहजनक माहौल बना रहा। चारधाम यात्रा के पहले चरण की यात्रा में रिकॉर्ड तीर्थयात्री चारधाम पहुंचे हैं और पिछले वर्षों की तुलना में ये संख्या काफी अधिक है और संख्या अधिक होने के कारण से कहीं कहीं पर व्यवस्थाओं को बनाने में प्रशासन के लोगों को, मंदिर समिति के लोगों को, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन सब मिला के सबने बड़ा अच्छा काम किया। उसके कारण से यात्रा व्यवस्थित भी रही, सुचारू रूप से चली है और एक अच्छा उत्साहजनक माहौल भी तैयार हुआ है। इसी के साथ समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।